भाई यूएई से खबर आ रही है उड़ती हुई। यूएई के बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मीडिया कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि अमेरिकन बेसिस को यहां से निकाला जाए। ना हमारा कोई इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, ऊपर से हमें नुकसान हो रहा है इनको रखने से। अमेरिकन को हमारी कंट्री में रखने से हमको नुकसान हो रहा है, तो अब समय आ चुका है इनको निकालने का। और उसके बाद यूएई और एक डिमांड भी रख रहा है, बोल रहा है कि जितना हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, क्योंकि अमेरिका ने ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर रखा है, तो फ्री डॉलर की स्वैप लाइंस हमको प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रशासन मुहैया करवाए। अगर डॉलर की स्वैप लाइंस हमें नहीं मिलती है तो हमको हमारा क्रूड ऑयल और बाकी जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको नॉन डॉलर ट्रेड में शिफ्ट करना पड़ेगा। बेसिकली डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस। तो डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और डी कोलोनाइजेशन। और 27 फरवरी ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से एक दिन पहले जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि सारे एक्स्ट्रा अमेरिकी एम्बेसीज, बेसिस के स्टाफ, इन सबको ले ऑफ करने का समय आ गया है ईरान प्रोजेक्ट के बाद। तो अखंड भारत इतने सारे मिलिट्री बेसिस के साथ नहीं चल सकता अमेरिका के, इसलिए अमेरिका को जाना होगा। तो 27 फरवरी का प्रेडिक्शन, 28 फरवरी को ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू करता है इजराइल ईरान के खिलाफ। और 19 अप्रैल तक आते आते यूएई बोल रहा है कि भाई यहां से निकलो, जैसे तुम सीरिया से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल चुके हो चालू कॉन्फ्लिक्ट के, बिल्कुल वैसे जैसे तुम पाकिस्तान में से एक एम्बेसी पूरी साफ करके बैठे हो ले ऑफ करके, पेशावर वाली, बिल्कुल वैसे यूएई का बेस भी अब तुम खाली करो। तुम्हारा समय हो चुका है, अब यहां से निकलो तुम हमारे एरिया में से। तो जो कोई भी प्रो वेस्ट एनालिसिस कर रहे थे भाई, अब उनको अब सोच विचार करने की जरूरत है कि जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब ये HCL की यहाँ पे बात हो रही है और केनेथ एनड्रेट के ओल्ड ब्रिज कैपिटल वो यहाँ पे बता रहे हैं साफ कि आईटी स्टॉक में से मैं तो निकल चुका हूँ पूरा का पूरा। तो इतने बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, और जब उनको रिपोर्टर पूछ रही है तो ये इंग्लिश वाली जलेबी शुरू हो गई। गोल गोल इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता ही है। गोल गोल। तो मे बी, मुझे नहीं पता टेक सेक्टर के साथ क्या हो रहा है, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा, मे बी नॉट। लेकिन अगर मुझे अभी स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बनाने का है तो मैं एक भी टेक सेक्टर के स्टॉक नहीं लेगा। ये ओल्ड ब्रिज कैपिटल के इन्वेस्टर बोल रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्हीं के साथ नीलेश शाह जी का इंटरव्यू आया है ANI पे, जहां पे वो कह रहे हैं कि रुपी का क्या है, रुपी का नसीब, रुपी का नसीब ही है डेप्रिसिएट होना। तो और उन्होंने ये भी बताया कि शायद 3 डिजिट में भी जाए। और फिर उन्होंने ये भी बताया उसी पॉडकास्ट में कि गोल्ड इतना पड़ा हुआ है उसको चैनलाइज करके मोनेटाइज किया जा सकता है। तो अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करें तो आपको समझ में आ जाएगी, बोला ये जा रहा है कि गोल्ड का कुछ रोल है रीसेट में। अदरवाइज रूपी का जो है वो डेप्रिसिएट ही होना है। अच्छा, दूसरा भी उन्होंने साफ किया कि गलत तरीके से रूपी को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, सही तरीके से अप्रिशिएट करना पड़ेगा। गलत तरीके से अप्रिशिएट किया तो कैपिटल फ्लो बाहर चला जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं नीलेश शाह जी। अगर आपने रूपी गलत तरीके से अप्रिशिएट किया तो कैपिटल फ्लो बाहर चला जाएगा। तो आपको गोल्ड को किसी ना किसी प्रकार से मोनेटाइज करके कैपिटल प्रोडक्शन का जरिया बनाना पड़ेगा। बेसिकली डिजिटल करेंसी को गोल्ड के साथ कुछ ना कुछ लिंकेज बनाना पड़ेगा, उसके सिवाय नई एंट्रीज नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बता रहे हैं नीलेश शाह जी। चलें। यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 401k जो सबका क्रिप्टो में डालने वाले हैं उस पर एलिजाबेथ वॉरेन का ट्वीट आया हुआ है
कि ये तो ऐसे करेंगे तो सबका रिटायरमेंट रिस्क पे जाने वाला है, जो हम 2 साल पहले प्रेडिक्शन दे चुके हैं कि सबके 401k के साथ ही सेटल होने वाला है ये आबरा का डाबरा। वही चीज अब ऑफिशियली वेस्टर्न हैंडल बोल रहे हैं कि आबरा का डाबरा 401k में मत करो। साफ प्रेडिक्शन मैंने दे दिया इधर। सम मंथ्स फ्रॉम नाउ वेस्टर्न बैंक्स विल बी ऑन बल्क सेल। ध्यान से सुने एनआरआई में क्या बोल रहा हूं, किसी और की मत सुनना। जो मैं इधर बोल रहा हूं ध्यान से सुने। सम मंथ्स फ्रॉम नाउ वेस्टर्न बैंक्स विल बी ऑन बल्क सेल। बल्क सेल में वेस्टर्न बैंक्स बिकने वाली है। चले, ईरान की जो एम्बेसी है मैंने उनको टैग करके आज सुबह मैसेज डाला है और मेरा पोस्ट बहुत क्लियर है। बहुत साफ शब्दों में मैंने बताया कि यही टेस्टिंग टाइम्स होते हैं जब दो राष्ट्रों के बीच डिप्लोमेसी का रिलेशनशिप का आगे का पाथ कैसा होगा उसका निर्णय होता है। और हमारा रिलेशन इस्लाम से पहले का रिलेशन है आपके साथ। तब कोई रेडिकलिज्म का कोई थॉट प्रोसेस नहीं था वेस्ट एशिया के रीजन में कन्वर्जन का। तो उतना पुराना हमारा रिलेशनशिप है और आपको जब भी जरूरत पड़ी तो पर्शियन लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ भारत खड़ा रहा। जब आप पूरे विश्व का सैंक्शन झेल रहे थे सिर्फ और सिर्फ भारत आपके साथ खड़ा रहा। और जो आगे का भविष्य दिख रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस पूरे रीजन को, वेस्ट एशियन रीजन को एक सूत्र में अगर कोई बांध पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। तब जाके सबका ट्रेड भी हो पाएगा। एक सिंगल ट्रेड जोन जो बनेगा ये पूरा वेस्ट एशियन रीजन, तो उसमें भारत की लीडरशिप के बिना ये नहीं होने वाला है। और हमारी जो फोर्सेस हैं स्पेशली क्योंकि होर्मुज की हम बात कर रहे हैं तो उसके इन और आउट हमारे वेसल्स जैसे पहले भी जाते थे, आज भी जाएंगे, आगे भी जाते रहेंगे। हम किसी को एक भी रुपया फी नहीं देने वाले किसी भी राष्ट्र को, क्योंकि नेविगेशन के जो ट्रेडिशंस हैं और रूल्स को फॉलो करते हुए हमेशा से हमने वहाँ होर्मुज के इन और आउट ट्रैवल किया हुआ है हमारे वेसल्स ने। और हमारी फोर्सेस ये हिम्मत रखती है हमारे वेसल्स की सिक्योरिटी मेंटेन करने का। तो आप ये ना सोचें कि आप कुछ कमर्शियल फी मांग लेंगे। और मुझे नहीं लगता, मैं तो ये मानता हूँ कि ईरानियंस में इतने बेवकूफ़ नहीं है। ईरानियंस उतना विजडम है उन लोगों में कि सिविलाइजेशनल और कल्चरल टाइज जो हमारी पर्शियंस के साथ है उसको एक छोटे से कमर्शियल ट्रांजैक्शन में गिरा देने की कोशिश ईरान तो नहीं करेगा, ऐसा हम मानते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन अगर ये गलती होती है तो ऑब्वियसली उसके रिपरकशंस रहेंगे पूरे रीजन में और डिप्लोमेसी में भी लॉन्ग टर्म रिपरकशंस रहेंगे। जब कभी आप वापस अंडर सैंक्शंस होंगे, हो सकता है फिर भारत जो इतने वर्षों से आपका सपोर्ट करता रहा ईरानियन पीपल का, वो शायद फिर आपको आपकी साइड ना दिखे और हमें भी फिर हम ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल पोजीशन लेनी पड़े। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी हमें भी करनी आती है। अगर आप ये कहेंगे कि होर्मुज से बिना फी दिए कोई नहीं जाएगा यहाँ से सिवाय कुछ राष्ट्रों के, और फिर ये अगर दोगलापन होगा कि भारत को कोई फी भरने वाले हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इसके कमर्शियल, क्योंकि आप कमर्शियल देखोगे फिर हम भी कमर्शियल देखेंगे रिलेशंस में, हमको भी फिर कोई कल्चरल टाइज देखने की जरूरत नहीं है। सो ये तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन ये बात तय रहे कि जो हम हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं विच इज पूरे वेस्ट एशिया रीजन का नेशनल जो सिक्योरिटी का काम है वो जॉइंटली सारे रीजन के पार्टनर्स के साथ भारत लीड करेगा। आप कोई धोखे में ना रहें। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको कोई कमर्शियल फी मिलने वाली है फॉर नेविगेशन, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है। सो लॉन्ग टर्म दोनों राष्ट्र के बीच रिलेशनशिप को देखते हुए ईरानियन एम्बेसी को मैंने टैग भी किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, ईरानियन एम्बेसी को टैग करो और लिखो कि भाई ये कोई एक दो कमर्शियल ट्रांजैक्शन वाला रिलेशनशिप नहीं है हमारा। और अगर आपको वैसा ही कमर्शियल देखना है तो फिर हम भी वैसे ही देखेंगे कमर्शियल। और कुछ ही वर्षों की बात है, जैसे मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है
कि यूएई का पूरा डिफेंस 100% इंटर ऑपरेबल भारतीय एयरफोर्स के साथ, भारतीय फोर्सेस के साथ। हो सकता है हमको प्रीपोन करना पड़े अगर इसी प्रकार की हरकतें आपकी जारी रहती है, तो हो सकता है यूएई फोर्सेस के साथ हमको ये डिफेंस पैक्ट अनाउंस करके 100% इंटरऑपरेबिलिटी अनाउंस कर दी जाए, और कल को पता चले कि भाई यूएई के डिफेंस में हमको उतरना भी पड़े शायद। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। तो ये होप हम रखते हैं कि ईरान उसमें थोड़ा विजडम होगा और ये गलत स्टेप्स जो अगर वो सोच भी रहा है तो ना ले। चले यहाँ तो मैंने बताया कि कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें खरीद लेनी चाहिए। जिन्होंने 2-3 वीक से पढ़ा हो, सतोलॉजी वाले मेरे वीडियोस भी देखे हो, उनको पता है मैं बोल रहा हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें बाय कर लो, उसको खरीद लो। इंतजार मत करो कि उस चीज का एक्सेस मिलेगा, तुमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो जाएगी। नहीं, इंतजार ना करें, उसको खरीदना शुरू करें, चीजों को खरीदना आप शुरू करें। तो अब ये बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। मजगांव डॉक जो है, उन्होंने कोलंबो डॉकयार्ड में स्टेक परचेस किया है। तो ऐसी स्ट्रैटेजिक चीजें अब हमें परचेस करना थोड़ा पर्स खोल के, क्योंकि वैसे ही डॉलर बेवजह ऐसे ही पड़े हैं कुछ चीजें, तो खर्च कर सकते हैं हम इन डॉलर्स को। तो जितने भी स्ट्रैटेजिक चीजें हैं आप अब बाय करना शुरू करें। 51% स्टेक कोलंबो डॉकयार्ड में आप ले चुके हैं, मतलब श्रीलंका के उस पोर्ट का, उसमें डॉक का आपको इतना एक्सेस का कंट्रोलिंग राइट्स 51% में मिल गया। तो बस यही है कि जहां जहां खरीदा जा सके खरीद लेना चाहिए। अब ये बलेन शाह के बारे में बताना है, क्योंकि पूरा एंटी भारत रेटोरिक पे वो वोट अच्छा खासा कैंपेन किया उन्होंने और जीते भी हैं। और मैंने तब भी बताया था कि जब कोई ऐसे मुइजू भी हैं जो नेगेटिव बोलते थे, दिशा नाइके भी जो हैं वो नेगेटिव बोलते थे, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने वो फेक न्यूज चलाया जो कि क्योंकि ये जेनजी प्रोटेस्ट है तो ये भी यूनिस वाला ही प्रोटेस्ट है, बाहर से इम्प्लांट हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं था। मैंने तब भी बताया, लेकिन अब सबके सब रॉन्ग हेडलाइन पढ़े गए, तो फिर मैं क्या करूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये पॉजिटिव व्यक्ति है, लेकिन किसी ने सुना नहीं तब। तो अब ये साफ दिख रहा है कि ये 9 सितंबर की मेरी वीडियो क्लिप है, जो भी सुनना चाहे सुन सकते हैं इधर एक्स पे। मैंने साफ बताया कि ये व्यक्ति भारत के लिए बहुत फायदेमंद है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म शायद ना हो, लॉन्ग टर्म बहुत ही भारत के फायदेमंद है। तो लिपू लेक पे नेपाल का ऑब्जेक्शन है, इसके बावजूद भारत और चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि हम इस पास को यूज करेंगे, और 6 साल बाद यहाँ से अब ट्रेड शुरू होगा जून जुलाई में। 16 अप्रैल को बलेन शाह का खुद का आ गया कि सबसे पहले मैं भारत विजिट करूंगा और मुझे आउटकम्स और रिजल्ट ओरिएंटेड विजिट चाहिए, सिर्फ शोशा वाली नहीं, उसमें से आउटकम निकलना चाहिए। और ऑब्वियसली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इनवाइट स्वीकार किया था। और चाइना जो है यूएस को हटा के भारत का अब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो भारत और चाइना दोनों के लिए बलेन शाह बहुत सही व्यक्ति है। मैंने तब भी बताया था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था 11 सितंबर को कि हम रजीम चेंज नहीं करते हैं, हम खाली लोगों का जो इच्छा है उसको सपोर्ट करते हैं। और कम्युनिज्म को पूरा, कम्युनिज्म का जो एक कंसोलिडेशन हो चुका था पावर का, कि एक दूसरे को पोजीशन पास ऑन करते रहते थे, केपी ओली और प्रचंड और 2-3 जो मिक्स होके टर्न बाय टर्न भारत को बेवकूफ बनाने का काम करते थे, उस कम्युनिज्म को इस व्यक्ति ने उखाड़ फेंका है। वो महत्व की बात है कि कल को जो बड़े लीडर्स थे उनका सफाया किया इसने, इसीलिए ये व्यक्ति पॉजिटिव है भारत के लिए लॉन्ग टर्म। तो तब कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि सब वो फेक न्यूज पढ़ रहे थे, सारे एक्सपर्ट्स 500 से ऊपर वीडियो बना चुके थे कि भाई यूनुस की तरह इंस्टॉल हो गया जेनजी प्रोटेस्ट, अब क्या ही बोले। फिर जैसे ही रियल हेडलाइन आई 27 मार्च को कि भाई इसने तो हिंदू तरीके से शुरू कर दिया अपना रूल, एम्यूज्ड हिज क्रिटिक्स, मतलब जो कोई भी
बोल रहे थे कि भाई ये तो एंटी भारत है ना, ये तो एंटी हिंदू है। फिर अचानक से इसने जय महाकाली करके सॉन्ग अनाउंस करके पीएमओ ऑफिस में अपना दिन स्टार्ट किया, और उस वीडियो को 2.7 मिलियन व्यूज भी मिल गए 15 घंटे में। और जो कोई भी क्रिटिक्स थे सब शॉक हुए, ऑब्वियसली शॉक होते हैं ना, जब फेक न्यूज खत्म होके रियल वाली हेडलाइन आती है तो एक्सपर्ट्स को शॉक लगता है। तो ये वही हाल है। तो बड़ा अचरज है। अब इन्होंने बिल्कुल 19 अप्रैल को मैंने डाला और कुछ ही घंटों में इनका आ गया कि भाई सेंट जेवियर्स, ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, कैम्ब्रिज, ये सारे नाम नहीं रहेंगे। आपको कॉलेज स्कूल चलाना इधर चलाओ, लेकिन नेपाल में नेपाली नाम ही रखना पड़ेगा। जैसे सेंट जेवियर्स जो है, जिन्होंने इतने हिंदू और जैन लोगों का कत्लेआम मचाया गोवा के इंक्विजिशन में, इतने सारे हिंदू और जैन को गोवा में मार डाला, उस सेंट जेवियर के नाम पे कॉलेजेस और स्कूल्स चल रही हैं भारत में। तो बलेन शाह जो है वो साफ बोल रहे हैं ये नाम नहीं चलेंगे, ना ऑक्सफोर्ड चलेगा, ना पेंटागन चलेगा, ना जेवियर्स, ना कैम्ब्रिज। यहाँ पे नेपाली नाम ही रखना पड़ेगा। 2026 की इनको डेडलाइन दे दी गई है। तो बिल्कुल डीकोलोनाइजेशन वेव की ओर जाता हुआ। और ऑब्वियसली अच्छी बात है, अगर भारत करवा रहा है तो करवा रहा है भारत, ये भी कुछ लोगों के गले नहीं उतरेगा। अब जिन्होंने वो फेक न्यूज इतनी सारी सुनी है कि ये तो जेनजी प्रोटेस्ट में अमेरिका ने इंस्टॉल कर दिया है, देखो नेपाल में तो रजीम चेंज हो गया, अब वो इतने सारे फेक वीडियोस फैल चुके हैं, अब कोई ये बात मानेगा ही नहीं कि भारत नेपाल में ये सब करवा रहा है चेंजेस। मानेगा कैसे? दिक्कत ही ये है फेक न्यूज की। तो नवंबर 2023 का मेरा प्रेडिक्शन था कि नेपाल को तय करना पड़ेगा कि या तो वो भूटान बनेगा या तो वो तिब्बत बनेगा। तो वरना पीएम चेंज होते रहेंगे इनके। तो ना सिर्फ इन्होंने हिंदू तरीके से शुरुआत की, पीएम मोदी का इनवाइट एक्सेप्ट किया, फर्स्ट विजिट भारत में करेंगे, फिर सिंदूर यात्रा जो नेपाल में निकाली, पूरा पूरा का पूरा टाउन इनका सिंदूर यात्रा में, देख लो आप कितना क्राउड है। ये इसको बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, इसको बोलते हैं। ठीक है, चले। तो नेपाल पेंट्स द टाउन रेड टू मार्क द न्यू ईयर विद सिंदूर यात्रा। और फिर ये स्कूल्स का आया है। अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि भाई नेपाल की बॉर्डर पे हैवी कस्टम्स ड्यूटी लगा के भारत के साथ ट्रेड को जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो ऑब्वियसली अपेरेंटली दिखेगा कि बड़ा नेगेटिव है। बलेन शाह करवा रहा है क्या? ये नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव क्यों है ये आपको बलेन शाह की विजिट के समय पता लगेगा। चल।